जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है और पिक्चर वगैरह क्लियर है तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि हम अपना सेशन शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि हम अपना सेशन शुरू करें। जी ठीक है, निमरा साजिद कह रही हैं कि आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आपके कमेंट्स वगैरह रीड कर रहा हूँ और काइंडली सेशन शुरू करने से पहले कमेंट्स में ये बता दें कि जो भी ऑडियंस है जो सुन रहे हैं अभी उनका एजुकेशन लेवल कौन सा है, वो ग्रेजुएट हो गए हैं नहीं हुए या किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि फिर इंटरेक्ट करने में और आपको बातें बताने में इजी होगा। ठीक है जी, लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। कुछ देर में हम मेन टॉपिक पर आएंगे। उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मन्नान। आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। आई एम डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन पेडियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी। अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आई एम अ राइटर, content creator on YouTube. So our today's topic is effects of namaz on physical health. Okay. ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में उसको पूछ लें। हम इंशाल्लाह बीच में या एट द एंड ऑफ द सेशन हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आज का जो टॉपिक है, मेरी कोशिश होती है कि हम क्लिनिकल टॉपिक्स से ज़रा हट के जो टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस नहीं किया जाता उस पर थोड़ा फोकस करें। और लेट मी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, ये जितनी बातें मैं अभी बता रहा हूँ ये इस पर कुछ मेरी अपनी रिसर्च है। कुछ मैंने आर्टिकल जिस पे रीड आउट किए थे और कुछ अर्सा पहले मैंने आई थिंक 2017 में इस पर एक आर्टिकल लिखा था और वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोई हरफ आखिर नहीं है या मैं कोई फतवा वगैरह नहीं देने जा रहा। इसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। अगर आपके पास कोई भी इन दिस रिस्पेक्ट कोई नॉलेज होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं और मेरी सलाह भी कर सकते हैं। इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। और बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस टॉपिक पे पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुई और बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, तो यू मस्ट डू वर्क ऑन दिस। आपको अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन पर इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, सब लोगों को ही। इससे पहले डॉक्टर महबूब रहमान जो हैं महबूब मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर से, उन्होंने इस पर एक उनकी रिसर्च है, उनका थीसिस है इस पर, उसको मैंने स्टडी किया था और उन सब चीज़ों को कॉमुलेट करके मैं कोशिश करूँगा सम अप करके आप तक कुछ ना कुछ पहुँचाने की कोशिश करूँ। सो ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि जब मैंने 2-3 साल पहले इस पर एक आर्टिकल लिखा और मैंने उसको सोशल मीडिया पर सर्च किया, तो सोशल मीडिया पर हर तरह के हर मेंटालिटी के लोग मौजूद होते हैं और हर लेवल के लोग होते हैं और वो अपने फिर माइंडसेट के मुताबिक उसका रिप्लाई कर रहे होते हैं। इट्स एन ओपन फोरम फॉर ऑल ऑफ यू, बट हमें सब पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। बीच में एक शख्स ने ये कमेंट किया था कि जी नमाज जो है वो एक इबादत है और इसको इबादत ही रहने दें, इसको कोई एक्सरसाइज ना बनाएं या इसको कोई एक्टिविटी ना बनाएं। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, एक हदीस में आता है कि कुम फसली इन्ना फिस सलाति शिफ़ा। इब्ने माजा ने रवायत किया है इसको और इसका तर्जुमा यह है कि खड़े हो और नमाज अदा करो, नमाज में शिफा है। और जब कोई ऐसी बात कर दी जाती है तो बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल प्रोफेशनल, हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम इसकी तहकीक करें और हमें इस बात की तरफ तरगीब भी दी गई है मुसलमानों को स्पेशली कि आप तहकीक करें, आप देखें दुनिया को, घूमें फिरें, उसमें सर्च आउट करें चीज़ों को। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हमें एक
जो पुश है वो दे दिया गया है, एक जो बेसलाइन नॉलेज है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, हमें लिमिटेशंस हमारी बता दी गई हैं कि हमने किन लिमिट्स में रह के अपने काम करने हैं और उसके मुताबिक हम आगे लेके चलें। मैंने कुछ आर्टिकल इस पे देखे जिन पे नॉन मुस्लिम्स ने भी वर्क किया हुआ था कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि नमाज को 5 टाइम्स अ डे जो है ऑब्लिगेशन है मुस्लिम्स पर, उन्होंने पढ़नी होती है ज़रूर, और इस पर इतना एम्फेसाइज़ किया गया है कि आप बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें किसी हद तक हमें गुंजाइश मिल जाती है, लेकिन नमाज में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो नॉन मुस्लिम्स के इस पर आर्टिकल्स मौजूद हैं कि इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें फ़िज़िकल हेल्थ के क्या बेनिफिट्स होते हैं या हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो आई थिंक बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, हमें इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ नमाज की बल्कि बाकी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली जो हमारे जो रिलीजन है उससे रिलेटेड हैं, उनको हमें हाईलाइट भी करना चाहिए, उन पे एम्फेसाइज़ भी करना चाहिए, उन पे सर्च भी करनी चाहिए और फिर लोगों तक वो पहुँचाने भी चाहिए, जितना सा नॉलेज होता है उसको पहुँचाएँ। तो मैं यही कोशिश करूँगा जितनी मेरी इस पर स्टडी है वो मैं आपके सामने रखूँ और इसको मज़ीद आगे लेके चलें। और जहाँ तक मुझे याद है मेरी एक और फेलो थी जिन्होंने एम फिल में इस्लामिक स्टडीज़ में कुछ एम फिल था, उन्होंने इस टॉपिक पर भी कुछ काम किया था। तो मैं सबको इनक्रेज करता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि ऐसे टॉपिक्स पर ज़रूर काम करें। और साथ में मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ टॉपिक की तरफ आने से पहले कि हमारा थोड़ा सा जब भी सिस्टम चेंज हो रहा है, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस दौरान अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है इंटरनेट का, इंटरप्शन का, लाइट वगैरह का या वाटएवर। अगर ड्यूरिंग सेशन कोई ऐसा मसला होता है तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा से शुरू कर लेंगे इसी प्लेटफॉर्म से, और परेशान होने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह हमने कोई ये लेक्चर नहीं देना, इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप क्वेश्चंस पूछें, मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा उन चीज़ों के बारे में जो नॉलेज है मैं आपसे शेयर भी करता रहूँगा। ठीक है, अभी हमें काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम अभी अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। मैं आपके कमेंट्स ज़रा देख लूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, आई थिंक हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीच में जो लोग ज्वाइन करते रहें कि बाद में भी ये अवेलेबल होगा। हमारे जो सेशन है वो ऑनलाइन तंजीम इंसानियत फाउंडेशन जो है उनके पेज पर भी अवेलेबल होगा, मेरे पेज पर भी अवेलेबल होगा। और आई वुड लाइक टू थैंक्स मोहसिन खालिद ये सेशन अरेंज करने के लिए, इनवाइट करने के लिए मुझे, और बाकी जितनी भी टीम है तंजीम इंसानियत फाउंडेशन की, TIF पाकिस्तान की। अब मैं उनका काम अक्सर देखते रहता हूँ और सब लोग बहुत एक्टिव हैं। तो इसी तरह काम करते रहें और आवाम की खिदमत भी करते रहें, और अपना जो मेन पर्पज़ है और प्रोफेशन है उसकी ग्रोथ के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ का पार्ट बना करें और उनको लेकर चला करें। ठीक है जी, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ नमाज ऑन फिज़िकल हेल्थ। जब हम नमाज के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम इसको देखते हैं। नमाज अगर ऑब्लिगेशन है मुस्लिम्स पर, तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई रीज़न है कि हमें 5 टाइम्स अ डे ही क्यों ये पढ़नी पड़ती है, या इसको क्यों फ़र्ज़ किया गया है, इसका क्या फ़वाइद हैं। तो फ़िज़िकल हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो इसका एक पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा इससे में स्पिरिचुअल हमारी अटैचमेंट है इसके साथ, हम अपना जो क्रिएटर हैं अल्लाह के साथ हमारी मुलाकात होती है 5 टाइम्स अ डे, और इसके साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी इसके साथ रिलेट करते हैं। ऑब्वियसली जब हमारी किसी के साथ स्पिरिचुअल अटैचमेंट हो जाती है और हमें उस शख्स से, चाहे वो कोई इंसान हो या अगर हम बात करें अल्लाह ताला की, तो हमें उस एक्टिविटी में मज़ा भी आता है, उसमें सुकून भी होता है, हमारी स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाता है, और इस वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल वेलनेस है, हमारी फीलिंग ऑफ वेलनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग गुड, वो हमारा जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है सिस्टम। और इसी वजह से इस पर एम्फेसाइज़ किया गया है कि आप अपना दिन का आगाज़ भी नमाज से करें और दिन का अख्ताम भी जो है वो नमाज से करें। मैं जो फ़िज़िकल बेनिफिट्स की बात करूँगा वो मोस्टली एसोसिएटेड हैं नमाज की पोजीशंस के साथ। जो हम पोजीशंस बना रहे होते हैं नमाज में, जो हमारी मुख्तलिफ एंगल्स बन रहे होते हैं बॉडी के, उनके बारे में बात करूँगा। लेकिन सिर्फ बात नमाज में पोजीशंस की नहीं है। इससे पहले जब हम वज़ू करते हैं या फिर हम चल कर मस्जिद की तरफ जाते हैं,
तो वो भी एक एक्टिविटी का पार्ट ही हो रहा होता है, और उसमें भी हमारी बॉडी भी इन्वॉल्व हो रही होती है, हमारा माइंड भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है कि हम ये एक्टिविटी करने लगे हैं और इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें रिलेट करने के बाद हम नमाज़ को काउंट करते हैं कि नमाज के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन मैं बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट आपसे शेयर करूंगा मोस्टली जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो मुख्तलिफ पोजीशंस जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें इन्वॉल्व होता है, और उसमें क्या मूवमेंट्स हो रही होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनके फ़वाइद क्या होते हैं, उन बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। उससे पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप मुझे उसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि हमारी डेली रिकमेंडेड एक्सरसाइज का टाइम जो है वो कितना है, मुख्तलिफ रिसर्चेस में कुछ टाइम बताया गया कि आप डेली इतनी एक्टिविटी कर लें तो आपके लिए इनफ होती है एक नॉर्मल लेवल पर। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, नहीं तो ऑब्वियसली फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं इसको। अभी मैं आपसे शेयर कर दूं कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की मैं एक रिसर्च पढ़ा था उसमें, और उसके अलावा बेतहाशा मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने ये टाइम जो है दिया है कि अलमोस्ट 30 मिनट्स अ डे मॉडरेट इंटेंसिटी की जो एक्टिविटी है वो हमें 5 डेज़ अ वीक इनफ होती है हमारी एक्टिविटीज़ की। अब्दुलरहमान मुगल बता रहे हैं 30 टाइम्स, ठीक है। क्यानी अहमद सोनिया कुछ हैं 30 मिनट्स बता रहे हैं, 20 to 30 मिनट्स। ओके, कुछ रिसर्चेस में भी है कि अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको 20 मिनट्स इनफ हैं 3 डेज़ और 4 डेज़ अ वीक, तो ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स अ डे इनफ होता है हमारी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। और यहाँ पे हो सकता है कोई बीच में ये भी सवाल पूछे कि अगर फ़िट रहने के लिए नमाज़ पढ़ना काफ़ी होता है, तो हमारे यहाँ जितने मौलवी होते हैं अक्सर उनके पेट भी निकले होते हैं, तो ये क्या रीज़न है? तो आई थिंक सो कि नमाज के साथ साथ हमारी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे खाने पर इस्लाम ने हर चीज़ के बारे में मुख्तलिफ डायरेक्शंस दी हैं, मुख्तलिफ लिमिटेशंस बताई हैं, और एक्टिविटीज़ करने का तरीका बताया कि आप इन हदूद में रह के या इन चीज़ों को फॉलो करते हुए कोई ना कोई एक्टिविटी करें तो उसका नुकसान कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो खाने की बात जहाँ तक है, एक स्टडी में ये पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि हमारी आलमोस्ट 80% डाइजीज़ जो है हमारे स्टमक से रिलेट करती हैं, और स्टमक से रिलेट करने का मतलब ये है कि जो हम चीज़ इनहेल कर रहे हैं और जो चीज़ हम खा रहे हैं वो जो हमारे स्टमक में जाते हैं तो उसके जो बैड एस्पेक्ट्स होते हैं, जहाँ हम उसमें कोई बेहतियाती करते हैं तो वो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम खाना अपना बेहतर कर लेते हैं, खाने के बारे में जो अहादीस में आता है, तहज़ीब क्या है खाने की, खाना किस वक्त पर खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, उन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें और साथ में जो हमारी ये रिकमेंडेड एक्सरसाइज है इसको हम करें, जो नमाज है, तो आई थिंक सो कि फ़िट रहने के लिए इट इज़ नॉट मोर देन इनफ बट इनफ। अगर हमें किसी चीज़ को बेहतर बनाना है तो हम इसको मज़ीद भी कर सकते हैं। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ताकतवर मोमिन को कमज़ोर मोमिन की निस्बत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। तो ये बात हमें एम्फेसाइज़ करती है कि आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को, आप अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उस पर भी ध्यान दें, और अपनी एक्टिविटीज़ हैं उसको बेहतर करें, अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान दें, और अपनी जो एक्सरसाइज है डेली एक्सरसाइज उसको भी डेली बेसिस पर किया करें। सो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेली एक्सरसाइज टाइम जो है वो तो आपको बता दिया कि 30 मिनट्स अ डे हैं, और ऑलमोस्ट हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा इतना ही टाइम उसमें लग रहा होता है। हमारी अगर फ़र्ज़ नमाज की बात करें तो 5 to 10 मिनट्स हर नमाज पे खर्च होते हैं, और हमारा ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स की ये एक्टिविटी बनती है डेली बेसिस पर। उसके बाद जो साथ में हम वॉक कर रहे होते हैं नमाज के लिए जाने के लिए, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। वॉकिंग इज़ आल्सो गुड एक्सरसाइज। सो इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं और हम मेंटली फ्रेश होते हैं, हम मेंटली उसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक्टिविटी में, स्पिरिचुअली हम इन्वॉल्व होते हैं, तो इस दौरान हमारा एक जो नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन जिसको हम कहते हैं वो भी रिलीज़ होता है, और उसकी वजह से हमारी जो वेलनेस की फीलिंग है हमें वो आती है, और जो हमारा पेन है वो भी किसी हद तक रिड्यूस होता है, और ऑब्वियसली ये स्ट्रेस लेवल भी हमारा कम करता है। इसके बाद मैं एक हदीस मेरे ज़हन में आ रही है अभी, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, प्रे वाइल यू आर स्टैंडिंग, इफ़ यू कांट प्रे वाइल सिटिंग, एंड इफ़ यू कांट इवन डू that then pray while you are lying on your side. ओके,
हदीस में ये बताया गया है कि आप नमाज़ पढ़ें, खड़े होकर नमाज़ अदा करें। ये मफ़हूम है। अगर आप खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ कर नमाज़ अदा करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते यानी बैठ कर भी नमाज़ अदा नहीं कर सकते तो आप लेटे हुए अपनी नमाज़ को पढ़ें, लेकिन इसको छोड़ें ना। और अगर हम इस हदीस पे ज़रा गौर करें तो अगर फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो सुन रहे हैं यहाँ पर, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी प्रैक्टिस होती है आईसीयू में या क्रिटिकल केयर यूनिट में, उसमें अमूमन हम यही करते हैं कि हम अपनी जो पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं उनको रेंजेस करवा रहे होते हैं या उनको मूवमेंट करवा रहे होते हैं और उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी में जो हम उनको परफॉर्म करवा रहे हैं। क्योंकि जब कोई पेशेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है तो उसकी एक्टिविटी का लेवल भी इन्हांस कर जाता है और उसका जो फ़ायदा होता है वो भी ज़्यादा हो रहा होता है उसमें। तो इस बात पे एम्फिसाइज़ किया गया है कि जब अगर आप बीमार हैं या किसी ऐसी कंडीशन में है कि आप बैठकर या खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, तो आप इसको स्किप ना करें, इसको आप मिस ना करें। इस एक्टिविटी को आप एटलीस्ट लेटे हुए जो है वो अपनी नमाज़ को कंटिन्यू करें और नमाज़ पढ़ें। और ओबियसली जब हम लेट के अगर किसी ऐसी कंडीशन में है, कोई मरीज़ है, कोई बीमार है तो पढ़ता है, तो उसकी रेंजेस हो रही होती हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर और कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होती है। और एग्जैक्टली दीज आर द सेम एक्टिविटीज़ वी यूज्ड टू डू इन आईसीयू और क्रिटिकल केयर पेशेंट्स। सो अगर हम पोजीशंस की बात करें कि नमाज में जो पोजीशंस बन रही होती हैं और उनके साथ कौन सी एक्टिविटी रिलेट करती हैं या कौन सी पोजीशन बनती है और उसका हमें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को या हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट पोजीशन इज़ द तकबीर। When we used to lift our hands up to the level of our shoulders or up to the level of our ear lobes, तो मेन चीज़ जो उस वक्त हो रही होती है, जो फंक्शन उस वक्त हो रहा होता है, डैट इज़ द मोबिलाइजेशन ऑफ आवर शोल्डर जॉइंट। हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो मोबाइल हो रहा होता है जब हम अपने बाजुओं को ऊपर लिफ्ट करते हैं, अपने शोल्डर तक लेके जाते हैं या अपने ईयर लोब्स तक लेके जाते हैं, तो हमारा शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो एक न्यूट्रल पोजीशन में आते हैं और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो गुड पोस्चर है वो अडॉप्ट होता है। अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पोस्चर प्रॉब्लम में जो आता है कि अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ बेंड कर लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोल्डर्स को अपना ज़्यादा पीछे ले जाते हैं। तो जब ये एक्टिविटी हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, अमूमन हमारे यहाँ ये मिस्टेक भी की जाती है कि नमाज की जो अरबिक सेंटेंसेस हैं या जो आयात बीच में पढ़नी होती हैं हम वो सीख लेते हैं, लेकिन एक्टिविटी को हमारे यहाँ बाकायदा परफॉर्म करके नहीं दिखाया जाता, लोगों को एक्टिविटी करके सिखाई नहीं जाती कि इस तरह से नमाज अदा करनी है। तो अगर हम जनरली इसको सीखते हैं और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे क्लिनिक्स पे एक एक्टिविटी करवाई जाती है कि आप मिरर ट्रेनिंग करवाते हैं अपने पेशेंट्स को, मिरर के सामने या कैमरा लगा के उनकी कोई भी एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, या मिरर में पेशेंट खुद को देख रहा होता है चलते हुए और अपनी वाक को बेहतर बनाते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक्स थी। तो जब कभी ऐसी एक्टिविटी करें, या मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर ओरिजिनल में चाहे नमाज ना पढ़ें, लेकिन अपनी सारी पोजीशंस जो हैं अपने मिरर के सामने खड़े होकर उसको बनाएं, उसको अडॉप्ट करें और चेक करें कि मेरी बीच में क्या मिस्टेक आ रही है, इसमें मैं खड़ा ठीक से हो रहा हूँ, मैं रुकू ठीक से कर रहा हूँ, या बाकी जो भी पोजीशंस हैं वो ठीक से अडॉप्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये जो चीज़ है, जो फर्स्ट पोजीशन है तकबीर की, जब हम ये अडॉप्ट करते हैं तो हमारा शोल्डर फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल होता है और उसके साथ साथ हमारा गुड पोस्चर की ये ट्रेनिंग हो रही होती है। हर रुकू में हम इसको करते हैं तो हर रुकू में ट्रेनिंग चल रही होती है कि अपने हैंड्स जो हैं वो कैसे लिफ्ट करने हैं और अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट कैसे रखना है अपनी बॉडी अलाइनमेंट के साथ। सो द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन नमाज इज़ द क़याम, स्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं। हम खड़े होते हैं नमाज में, एक ज़्यादा टाइम इस पोजीशन को हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं। सो स्टैंडिंग इज़ अ वेरी नॉर्मल एंड कॉमन पोजीशन टू अडॉप्ट, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं या वैसे हम खड़े होते हैं तो इसमें हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही होती है, जो हमारे मसल्स कौन से वर्क कर रहे होते हैं जिससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है या उससे हमें फ़ायदा हो रहा होता है। सो आई स्टडीड अ लॉट ऑन दिस पोजीशन, ऑन दिस टॉपिक, और एक बात जो मेरे माइंड में आई, जो स्टडी से मुझे पता चली कि ये बात आप भी जानते हो कि जो ह्यूमन बेबी है वो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स पर उन पे इन्हिसार करता है कि हमारे जो ह्यूमन बेबी हैं वो जल्दी इंडिपेंडेंट नहीं होते। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनके बेबी जब वो पैदा होते हैं उसके बाद से वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं, अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, एक तरह से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ह्यूमन बेबी जो होता है, जो ह्यूमन चाइल्ड है, वो पैदाइश के बाद कुछ 8 से 10 मंथ उसको लग जाते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए खड़ा होने के, और उसके बाद चलने में उसको 1-1.5 साल का अरसा रिक्वायर होता है। वो कुछ स्टेप्स चलता है, साइड मूवमेंट करता है, बैठता है, हाफ स्टैंडिंग करता है, उसके बाद वो चलना शुरू होता है।
तो स्टैंडिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक पोस्चर टू अडॉप्ट, हाउ टू लर्न टू अडॉप्ट। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि खड़ा खड़ा तो हो गया लेकिन अपने पाँवों पे पता नहीं कब खड़ा होगा। तो बहुत से लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं लेकिन अपने पाँवों पे खड़ा होना नहीं सीखते। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खड़े हो जाते हैं लेकिन ठीक से खड़ा होना नहीं सीख रहे होते। तो हमारी जो पर्सनैलिटी मेकिंग है उसमें एक मेन करेक्टर प्ले कर रहा होता है, एक मेन रोल प्ले कर रहा होता है हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन है। हम जब किसी से मिलते हैं या लेट्स सपोज कि हम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं, हम किसी रूम में एंटर हो रहे होते हैं, तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब भी आप किसी को इंटरव्यू देंगे तो आगे जो भी पैनल बैठा होता है वो सबसे पहले ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो ये जज करता है कि आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर हो रहे हैं, आप डोर से एंटर हो रहे हैं, तो आप किस तरह से एंटर हो रहे हैं, आपने डोर को होल्ड किस तरह किया है, ओपन किस तरह किया है, उसको क्लोज किस तरह कर रहे हैं, तब आप अपनी कम्युनिकेशन को इनिशिएट किस तरह करते हैं, आप जाकर बैठते किस तरह हैं। तो ये जो आप स्टैंडिंग का सारा प्रोसेस है, आपकी वहाँ पर वाक थोड़ी सी हो रही होती है, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द मेन पोजिशन टू लर्न। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें खड़ा किस तरह से होना है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था और वो ये बात इस पे एम्फेसाइज़ कर रहे थे कि हम कभी भी किसी शख्स की इज़्ज़त नहीं कर सकते जो शख्स ठीक से खड़ा नहीं हो रहा। मतलब अगर वो खड़ा होता है और साथ में किसी चीज़ की सपोर्ट ले खड़ा हो रहा है, या खड़ा हो रहा है और वो एक तरफ बेंड हुआ हुआ है और वो देखने में ऐसे लग रहा है कि बंदा नढाल सा है या थका हुआ है, तो हम चाहकर भी उसकी रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं कर पाते। लेकिन जो एक बंदा अच्छे अंदाज में खड़ा हुआ है और आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी बात सुन रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसका गेस्चर्स जो हैं वो अच्छे हैं, उसके फ्रेंडली पोस्चर है, तो डैट इज़ द थिंग कि हम चाहते हैं कि हम इस बंदे को रिस्पेक्ट दें या ही इज़ समवन। तो अगर हम अपना पोस्टर ही हमारा ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली अगला बंदा हमें वैसे ही ईजी लेना शुरू कर जाता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग टू लर्न। आप शीशे के सामने खड़े होके ठीक से खड़ा होना सीखें और आपको पता होना चाहिए हमने किस तरह से खड़ा होना है। और इसमें एक मेन चीज़ इस पर एम्फेसाइज़ किया गया ड्यूरिंग नमाज, जो हमारी एक्टिविटी होती है, जब हम खड़ा हो रहे हैं तो हमारे जो दोनों टांगें हैं उनमें फ़ासला कितना होना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि हम नमाज़ पढ़ते हुए बहुत से लोगों को हमने देखा है मस्जिद में कि नमाज के वक्त अपनी जो टांगें हैं वो ज़्यादा बाहर ले जाते हैं अपने शोल्डर्स से, या फिर बहुत क्लोज ले आते हैं और आपस में मिला के अपने पाँवों को वो खड़ा हो जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड पोस्चर। उसमें आपका ऑब्वियसली बैलेंस भी ठीक से मेंटेन नहीं रहता। और जब हम खड़े होते हैं, जैसे हदीस में आता है कि आप अपने शोल्डर ब्लेड्स जो हैं, अपने शोल्डर्स जो हैं, इनके लेवल पे अपनी टांगों को ओपन करें और आप अपनी उतनी जगह लें, उतनी जगह आप कवर करें जितना आपका बॉडी का साइज़ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप टू अडॉप्ट वाइल वी आर स्टैंडिंग। हमें जब भी हम खड़े होंगे तो हमें अपने देखना है कि हमारे पाँव एग्जैक्ट जगह पर हैं, और उसके बाद हम अपने बैलेंस को भी ठीक से मेंटेन कर पड़ेंगे और हमारी जो पर्सनैलिटी है उस पर भी एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो इसमें एक चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी जो लेग्स हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। सो जब हम स्टैंडिंग की प्रैक्टिस करते हैं या क़याम करते हैं तो उस वक्त हमारी जो मेन चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बैलेंस मेंटेनेंस की हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है। अमूमन जो हम देखते हैं, अगर मैं अपनी फील्ड के बारे में बात करूं फ़िज़िकल थेरेपी की, तो जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें एक बैलेंस ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, उनको खड़ा करना या उनको चलाना सिखाना पड़ता है। तो दिस इज़ अ थिंग कि हम बार बार जब खड़े होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी ये एक्टिविटी इन्हांस हो रही होती है। जो ऐसे पेशेंट होते हैं, बाज़ हमने ये देखा कि न्यूरो के पेशेंट में वो मेंटली वहाँ पे प्रिपेयर नहीं होते, या उनको लगता है कि जब तक हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं होगी तो हम खड़े नहीं हो सकेंगे। तो दिस इज़ द एक्टिविटी। अगर वो खड़े हो जाते हैं आपकी सपोर्ट के बगैर और ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो पा रहे, तो आप उनको कोशिश करें, उनको रिकमेंड करें कि आप नमाज में एक आध रकत जो है वो खड़े होकर पढ़ें। अगर आपको लगता है कि वो ठीक से खड़े नहीं हो सकेंगे तो साथ में कोई भी अटेंडेंट या कोई असिस्टेंट जो है वो उनके साथ मौजूद हो, वो नमाज़ पढ़ रहे हो। उस वक्त होता यह है कि उनका जो माइंड है, जब उनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती है, उस वक्त उनके ज़हन में ये ख्याल नहीं आ रहा होता कि मैं गिर जाऊँगा। उस वक्त वो इन्वॉल्व होते हैं नमाज की एक्टिविटी में या स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होते हैं वो सारे प्रोसेस में, तो वो उस एक्टिविटी को बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप उनको ये एक्टिविटी रिकमेंड करें, लेकिन अंडर योर सुपरविजन, ताकि किसी भी हम इंसिडेंट से बच सकें। द सेकंड थिंग इज़ पर्सनैलिटी मेकिंग एंड द गुड पोस्चर टू अडॉप्ट। स्टैंडिंग से हमें ये फ़ायदे होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिए। द थर्ड पोजीशन इज़ रुकू, बॉइंग जिसको हम कहते हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि रुकू में हमारी जब एक्टिविटी हो रही होती है, हम एक तरह से बेंड होते हैं, एक नंबर ऑफ़ 7 की पोजीशन में होते हैं।
तो हमारे मसल्स कौन से एक्टिवेट हो रहे होते हैं या मसल हमारे स्ट्रेच कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं। तो स्ट्रेचिंग में हम सबसे पहले हमारे जो लो बैक के मसल हैं वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। उसके बाद बैक ऑफ थाई के या काफ मसल जो हैं वो उन पर स्ट्रेच आ रहा होता है, और एक बैक ऑफ द नी पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा होता है। अमूमन जो लोग हम देखते हैं जो डेली एक्टिविटी नहीं कर रहे होते तो उनको शोल्डर अपने जो नीज़ हैं वो स्ट्रेट करने में, अपनी लेग स्ट्रेट करने में भी उनको मसला आ रहा होता है। तो हमारी जो बैक ऑफ द लेग है या लो बैक है उस सारी मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा होता है उस वक्त। और ओबियसली स्ट्रेचिंग जो है वो पेन रिड्यूस करने में या उनको बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में, उसकी रेंज बढ़ाने में एक मेन रोल उसका प्ले हो रहा होता है। उसके बाद कोर मसल पर हमारी जब भी हम बेंड करते हैं या खड़ा होने की कोशिश करते हैं रुकू करते वक्त या रुकू से वापसी पर, तो कोर मसल एक्टिव होते हैं और कोर मसल की भी उस वक्त मूवमेंट हो रही होती है, वो बेहतर उनकी अडॉप्टेशन हो रही होती है, उनकी बेहतर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग उस वक्त हो रही होती है। और ओबियसली जब हमारे बैक मसल की स्ट्रेचिंग होगी तो हमारा लो बैक पेन भी उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा, और शैटिका का भी प्रॉब्लम उसमें वो हेल्पफुल साबित होती है, और ओबियसली बॉडी भी उसमें फ्लेक्सिबल हो रही है। लेकिन एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि ये पोजीशंस जो हैं, ये इन जनरल सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अगर आपको लो बैक पेन का कोई मसला है, यानी अगर आपको डिस्क का कोई मसला है, आपकी डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, तो ऐसी कंडीशन में आप उनको रिकमेंड करें कि आप फ़ौरन से बेंड कर जाएं और आप ये एक्टिविटी शुरू कर दें, कोई भी इंटेंस एक्टिविटी दे दें। ये इन जनरल है, आप नॉर्मल बॉडी में हमें ये हेल्पफुल होते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। अगर हमें कोई ख़ास मसला नहीं है फिर ठीक है। बाज़ औक़ात ये कि हमें लो बैक पेन का मैन्यूट किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम ये एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे बेहतर होती है, लेकिन हर कंडीशंस में हम ये एक्टिविटी उनको नहीं करवाएंगे। और अगर हम अपनी फील्ड के मुताबिक इसको देखें तो डोंट यू थिंक कि SLR की जो पोजीशन होती है स्ट्रेट लेग रेस की, उस तरह से पोजीशन हमारी रुकू की बन रही होती है। खैर, जो फोर्थ पोजीशन है डैट इज़ द सजदा प्रोस्ट्रेशन जो है, उसमें हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इस पोजीशन को अगर हम थोड़ा ऑब्ज़र्व करें तो एक बहुत ही कॉमन पोजीशन जो है हम अपने शैटिका के पेशेंट्स में या लो बैक के पेशेंट्स में अमूमन ये इस पोजीशन को प्रैक्टिस करवाते हैं, और एक्टिविटी एक बहुत ही कॉमन पोजीशन है। अगर कोई नेम बता सकता है कमेंट्स में तो वो ज़रूर इसको मेंशन करे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मतलब आप ऑब्ज़र्व करें उस पोजीशन को, सजदा की पोजीशन जिस तरह से बन रही होती है और उसमें कौन सी हमारी एक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है, चलें कमेंट्स में बताएं जिनके ज़हन में आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, नी टू चेस्ट पोजीशन अगर आप गौर करें हमारे सजदा में तो हमारे नीज़ जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल करीब होते हैं, और ये एक्टिविटी हम अमूमन परफॉर्म करवाते हैं अपने लो बैक पेशेंट्स में, लो बैक पेन के पेशेंट्स में, और बैक एक के या शैटिका वगैरह की कंडीशन में हम ये एक्टिविटी उनको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो नी टू चेस्ट ऑब्वियसली जब ये पोजीशन बन रही है उसमें, तो हमारे सबसे पहले उसमें लो बैक के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग चल रही होती है। हमारा जो नेक मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, हमारी नेक की भी स्ट्रेंथिंग इस दौरान चल रही होती है। और साथ ही साथ हमारी जो रिस्ट है, हमारे जो एल्बो है, हमारे शोल्डर जॉइंट है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जब हम सजदे की पोजीशन को अडॉप्ट करने के लिए नीचे बेंड करते हैं, अपने बाजुओं को ज़मीन पर लगाते हैं, और उसके बाद जब हम वापस स्टैंडिंग के लिए या बैठने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारा एल्बो जॉइंट है, हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारा रिस्ट जॉइंट जो है, हमारी फिंगर्स भी, इवन कार्पस जॉइंट भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, साथ में हमारे जो टोज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, हमारे एंकल पर भी एक्टिविटी हो रही होती है इन सब मसल्स की। ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी की फ्लेक्शन जो है ड्यूरिंग नमाज ये एक दफ़ा हो जाती है, इसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है और सारी बॉडी एक दफ़ा इन एक्टिविटीज़ से रिलैक्स हो जाती है। तो जो सजदा की पोजीशन है ये हमारी अल्टीमेटली हमें यस नी टू चेस्ट, ठीक है, कैट एंड डॉग पोज भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली सजदा में वो नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। खैर, हमारी जब भी ये एक्टिविटी होती है सजदा की तो इसमें हमारे मसल्स जब सारे स्ट्रेच हो रहे होते हैं, और स्ट्रेचिंग से ओबियसली हमारी जो स्पास्टिसिटी की वजह से कोई पेन है वो भी रिड्यूस होती है। इसमें हमारी लो बैक पेन के लिए ये खासा अच्छा एक्टिविटी है ये। और इसके बाद
जो हम पोजीशन बनाते हैं तशहुद की, सिटिंग की, बिटवीन टू सजदा, या फिर नमाज़ ख़त्म करते वक्त हम सजदे के बाद बैठते हैं तशहुद में, तो इस पोजीशन में हमारे जो एंकल और फुट के मसल्स हैं वो प्योरली स्ट्रेच हो रहे होते हैं, और टोज़ हमारे जो हैं वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं, और नीज़ और हिप की भी फ्लेक्शन हो रही होती है। और जब हमारे टोज़ एक्सटेंड हो रहे होते हैं तो हमारा जो एचलेस टेंडन है, जो सोल है बैक ऑफ द फुट जो है, वो भी इसमें स्ट्रेच हो रहा होता है। और अमूमन जो हमारी हील पेन के लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं तो उसमें ये एक्टिविटी जो है वो खासी हेल्पफुल साबित होती है। और साथ ही साथ हमारी जो लो बैक का जो पोस्चर होता है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम जो है, हमारी बैक जो है वो इसमें एक गुड पोस्चर में हम बैठे होते हैं अमूमन, अगर हम ठीक से इसको प्रैक्टिस करें। जिस तरह से रिकमेंडेड वे है तशहुद का बैठने का तरीका, अपने एक हाथ को सीधा होल्ड करना है, एक हाथ को ज़रा अपने फ्लेक्स रखना है, तो अगर हम उस एक्टिविटी को ठीक से फॉलो करें तो हमारी बैक भी इसमें इन्वॉल्व होती है, गुड पोस्चर में होती है, और साथ ही साथ हमारे जो कोर मसल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कोर मसल्स की भी हमारी स्ट्रेंथिंग चल रही होती है। इन सब एक्टिविटीज़ में हम जब रुकू में जाते हैं, हम रुकू से वापस जाके खड़े होते हैं, हम सजदा में जा रहे होते हैं, सजदा के बाद बैठते हैं, तो कोर मसल्स की भी हमारी स्ट्रेंथिंग चल रही होती है। और ओबियसली जब ये स्ट्रेंथिंग चल रही होती है, जो हमारे यहाँ लोगों के पेट निकले होते हैं और जो खाना ज़्यादा खा के आ जाते हैं और एक्टिविटीज़ कम करते हैं, तो ये चीज़ें भी उससे कंट्रोल की जा सकती है। आप रेगुलर नमाज अदा करें, आप अपने खाने के रूटीन को और अपने खाने की क्वांटिटी को बेहतर करें, जिस तरह से हमें बताया गया हदीस में सुन्नत तरीके बताए गए हैं, उनको फॉलो करें, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी उसमें चल रही होती हैं। So the last activity, the last position what we adopt in namaz is the salam. हम सलाम जब फेरते हैं, दोनों तरफ अपनी नेक को टर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा हेड टर्न हो रहा होता है, हमारी जो नेक के मसल्स हैं उनकी रेंज इसमें कंप्लीट हो रही होती है। हम जब एक तरफ अपनी नेक को बेंड करते हैं तो दूसरी तरफ के नेक मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, और फिर अगेन हम इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, दूसरी तरफ सलाम अदा करते हैं, तो हमारे दोनों जो नेक के मसल्स हैं दोनों तरफ से वो इसकी स्ट्रेचिंग हो रही होती है, इसकी रेंज बेहतर हो रही होती है, इसकी स्ट्रेचिंग हो रही होती है। और उससे पहले हमने बात की ड्यूरिंग सजदा या ड्यूरिंग रुकू, जब हम अपनी बॉडी को होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमारी नेक की स्ट्रेंथिंग भी सारी होती है। तो इसमें कम्प्लीटली आपके नेक की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग नमाज में ये एक्टिविटी हो रही होती है। सो ये सम अप करने की मैंने कोशिश की थी, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो पोजीशंस हैं नमाज की जिनको हम अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग नमाज, जो मेन पोजीशंस हैं उनसे हमारी जो फिज़िकल हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा होता है, हमारे कौन कौन से मसल्स या कौन कौन से जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा होता है, हमारी स्ट्रेचिंग का हो रही होती है, हमारी स्ट्रेंथिंग का हो रही होती है, और वो हमारे किन पेन के प्रॉब्लम्स के लिए या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। सो ये मेन प्रॉब्लम्स थी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इस बारे में तो वो आप पूछ सकते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, वेलकम। क्यानी अहमद कह रही हैं थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक जर्नल हमारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स या मस्कुलोस्केलेटल की मूवमेंट्स से ड्यूरिंग नमाज हमें हेल्पफुल साबित होती हैं हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, या हम मुख्तलिफ पोजीशंस थी जिनको हम स्टडी भी करते हैं अपनी फ़िज़िकल थेरेपी फील्ड में, और हम इनको प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं रूटीन में अपने पेशेंट्स के साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। तो आप इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करवा सकते हैं, इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और इन पर मज़ीद वर्क कर सकते हैं, इन पर रिसर्च कर सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में इस पर थोड़ा सा ये लेंथी काम हो सकता है इसको ऑब्ज़र्व करना, या इसके लिए आपको सब टूल्स चेक करने पड़ेंगे, लेकिन इस पे हमें सर्च करने की ज़रूरत है मज़ीद इस टॉपिक पर। इसके साथ साथ जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हमें मिल रहे होते हैं ड्यूरिंग सजदा, ड्यूरिंग रुकू जो हमारी पोजीशन बन रही होती है उसमें हमारी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, हमारे चेस्ट कैविटी पर प्रेशर ज़रा कम होता है, हमारे डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होता है, और हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो बेहतर हो रहा होता है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आपने देखा होगा जब लोग रनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, भाग कर आते हैं, तो वो बेंड हो जाते हैं, अपने जो हैंड्स हैं उनको अपने नीज़ पर रिलैक्स करके वो सांस ले रहे होते हैं, उस वक्त उनकी ब्रीदिंग बेहतर हो रही होती है। और आजकल जो कोविड का टाइम चाह रहा है इसमें भी रिकमेंड किया जाता है कि जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल तेज़ से गिर रहा हो तो आप पेशेंट को उल्टा लिटाया जाता है, और उस वक्त कुछ रिसर्चेस मैंने ये देखा कि 80% तक भी उसमें बेहतरी आई है पेशेंट के जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है उसमें। तो ये जो एक्टिविटी है हमारी रुकू की, इसमें ये फ़ायदा भी साथ साथ चल रहा होता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे ऑब्वियसली भी फ़र्क पड़ रहा होता है, और रेंजेस जो हैं वो इसमें साथ में चल रही होती हैं।
और सजदा के बारे में एक हदीस जो है मैं कोट करता चलूँ, बुखारी शरीफ में ये बयान की गई है कि नमाजी जो है सजदे की हालत में अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है। और हमने जब उसको स्टडी किया तो उसमें ये भी देखा कि सजदा की कंडीशन में हमारे मोस्ट ऑफ द मसल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, और ना सिर्फ कोर मसल्स, हमारे बैक मसल्स, हमारे बैक ऑफ द लेग, हमारी उस पर स्ट्रेचिंग चल रही होती है, और नी टू चेस्ट पोजीशन जिसको हम कहते हैं जनरली वो उसमें हो रही होती है। हमारे साथ में नेक के मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो आई थिंक सो कि हमने डिफरेंट चीज़ों को कवर कर लिया। अगर कोई चीज़ आपके ज़हन में है, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है, तो आप वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी हम किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, तो फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे भी इसमें पूछ रहे हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, तो अब भी हम जो फिज़िकल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अभी हम नेक्स्ट वीक में मैं अनाउंसमेंट भी करता चलूँ कि एक इंटरव्यू कंडक्ट करें हमारे फिजिकल थेरेपी एंड रिहैब एसोसिएशन के जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अमर सईद साहब, उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन है, और वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप सब लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है फील्ड के रिलेटेड, काउंसिल के रिलेटेड या एसोसिएशन के रिलेटेड, तो आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इकरा रशीद पूछ रहे हैं सर एक टाइम में सारी नमाज़ें पढ़ सकते हैं? अच्छा, आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, मैं कोई आई कांट पास एनी वर्डिक्ट अबाउट दिस, कोई फतवा नहीं दे सकता मैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। नमाज का जो टाइम है उसी टाइम पर उसको पढ़नी चाहिए, और बेहतर नमाज हुआ है जो बेहतर वक्त पर पढ़ी जाए और खुशू के साथ पढ़ी जाए, वेल ड्रेस्ड होके, उसके लिए प्रिपेयर होके, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके, और जगह को बेहतर करके उसको पढ़ी जाए। बाकी अगर नमाज़ें आपकी मिस हो जाती हैं और आप उनको इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आप नमाज़ पढ़नी चाहिए हमें, उनके लिए आप किसी और से फतवा ले सकते हैं। और मैं पहले ये जिक्र कर चुका हूँ कि दिस इज़ एन ओपन फोरम, ओपन प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया का जो है वो सब लोग इस पर होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, और आज के लोगों को बहाना चाहिए होता है आप पे चढ़ाई करने का। तो ऐसा मैं कोई भी फतवा नहीं देना चाहता या कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई भी ऑफेंड हो, या किसी का मसलक या फ़िरकावारियत की बात हम नहीं करना चाहते। हमने जनरली बात की नमाज़ की मूवमेंट्स की, नमाज़ की पोस्चर्स की, जिन पर सारे जो मसालक के लोग हैं वो मुत्फिक हैं कि ये सारी पोस्चर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं हम लोग। तो ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर आई थिंक हमें परहेज़ ही करना चाहिए। और बाकी जहाँ तक बात है क्वेश्चन कि आप किसी से भी पूछें जो इस्लामिक स्कॉलर है, जो या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी पर है जो आपको बेहतर गाइड कर सके। रिगार्डिंग पोस्चर एंड मसल परफॉर्मेंस वी गोट ऑल पॉइंट्स, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फी। सर माय क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फीट्स ड्यूरिंग सजदा हाफिज़ा युसरा हेयर। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि जी डायरेक्शन ऑफ फीट्स ड्यूरिंग सजदा। आप थोड़ा क्वेश्चन को अपने एलेबोरेट कर दें। जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये कि आप पूछना चाह रहे हैं कि हमारा पाँव की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। तो हमारी जो टोज़ की पोजीशन है, हमारी जो पाँव की फिंगर्स हैं वो ओबियसली काबा की तरफ बेंड की जाती हैं। इसको जहाँ तक हदीस में मैंने स्टडी किया है, और उससे फुली एक्सटेंडेड हमारी जो टोज़ हैं वो हो रहे होते हैं। एक पाँव को ओबियसली आप नीचे रखते हैं, और दूसरे पाँव का आप जो स्टैंडिंग में होता है उसके टोज़ जो हैं वो आगे बेंड हो रहे होते हैं। तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन था, अगर आप समझ सकें उसको। अच्छा, अब्दुलरहमान मुगल पूछ रहे हैं सर ब्लड गोज़ इन फ्रंटल लोब इन सजदा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डैट। अच्छा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा हेड नीचे को बेंड होता है तो फ्रंटल लोब में ब्लड जा रहा होता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ओबियसली हमारा फ्रंटल लोब जो हमारी पर्सनैलिटी को उसमें प्रेडिक्ट होती है अच्छे तरीके से, और हमारी जो हार्ट की मूवमेंट है और हमारा हार्ट से जो ब्लड है वो इसमें यही कहा जाता है कि ब्लड की जो फ़्लो है वो ब्रेन की तरफ अच्छा होता है, इससे बढ़ जाता है ड्यूरिंग सजदा, और ड्यूरिंग रुकू भी कहा जाता है। तो हमारा उसमें ब्रेन की एक्टिविटी इन्हांस करने में या उसको रिफ़्रेश करने में एक रोल प्ले करता है। बाकी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। मज़ीद इंशाल्लाह इस पर आपको गाइड करेंगे।
आई थिंक हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप सोशल मीडिया पेज पर डॉक्टर अब्दुल के नाम से पेज है, यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया फेसबुक पर भी आप पूछ सकते हैं, या इंशाल्लाह हम दोबारा कोई सेशन तंजीम इंसानियत फाउंडेशन के पेज पर फिर से अरेंज कर लेंगे। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों ने टाइम निकाला और आप बात सुनी। और जो TIF की टीम है सारी की सारी, और स्पेशली जो चौधरी मोहसिन खालिद साहब हैं, उनको भी थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और ये सेशन अरेंज किया। आई थिंक हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर ज्वाइन कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।